हाँ जी, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? स्वागत अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। विश्व इतिहास हम पढ़ रहे थे और विश्व इतिहास के अंतर्गत 2 टॉपिक के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज हम जो है बीए प्रथम वर्ष का पहला पेपर प्राचीन भारत के इतिहास का पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। दोनों को साथ में चलाएँगे अपन, प्राचीन भारत का इतिहास और साथ ही विश्व का इतिहास। दोनों बुक्स है आपकी, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास का ये पहला पार्ट है, तो चलो कहानी शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इतिहास है क्या? इतिहास। इतिहास क्या है? सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इतिहास हम कहते किसे हैं, ठीक है? क्या हमारे जीवन में दिन-प्रतिदिन बहुत सी घटनाएँ घटती है, क्या वो सभी इतिहास है? आपके हिसाब से क्या उन्हें इतिहास कह सकते हैं? नहीं कह सकते, ठीक है? आप घर से स्कूल आते हैं, कॉलेज आते हैं, कॉलेज से वापस घर स्कूल जाते हैं, तो बहुत सी घटनाएँ आपके साथ घटित होती है। आप बस में बैठते हैं, आप किसी टेम्पो में बैठते हैं, ठीक है? बहुत से लोगों से आप मिलते हैं, तो क्या वो सभी चीज़ें इतिहास है? नहीं है। उन घटनाओं को हम इतिहास नहीं कह सकते, क्योंकि इतिहास में वे घटनाएँ शामिल होती है, जो घटनाएँ एक बड़े मानव समूह को प्रभावित करती है। इतिहास में किन घटनाओं को शामिल करेंगे? इतिहास में उन घटनाओं को शामिल किया जाएगा, जो बड़े मानव समूह को प्रभावित करे। साथ-साथ लिखते रहो आप मेरे, नोट्स भी बनते रहें आपके। बड़े मानव समूह को प्रभावित बड़े मानव समूह को प्रभावित करने वाली घटनाएँ। कैसी घटनाएँ शामिल होती है? जो कि एक बड़े मानव समूह को प्रभावित करती है, ठीक है? बड़े भौगोलिक क्षेत्र को, बड़े भौगोलिक जीवन की घटनाएँ जो होती है, जो बहुत बड़े एरिया को प्रभावित करती है, प्रभाव डालती है। किसी क्षेत्र विशेष से हो सकती है या क्षेत्र से बढ़कर किसी देश के लिए हो सकती है, ठीक है ना? तो ये जो क्षेत्र, बड़े क्षेत्र को जो प्रभावित करती है घटनाएँ, वो सब इतिहास कहलाती है। जैसे आप जितने भी कोई युद्ध पढ़ते हैं, तो युद्ध के द्वारा बहुत सी जान की, माल की हानि होती है, ठीक है? तो बड़ा मानव समूह प्रभावित हो रहा है। दूसरा, युद्ध के अंतर्गत बहुत सी सत्ताएँ परिवर्तन हो जाती है, साम्राज्य का विस्तार होता है किसी राजा का, और इतिहास के अंदर बहुत से बदलाव आते हैं। सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, सब चीज़ें बदल जाती है। तो बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित होता है, इसीलिए ऐसी घटनाएँ जिनसे बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित होता है, भौगोलिक क्षेत्र की, बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र की घटनाएँ जो होती है, वो क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती है। तो ये एक पॉइंट समझ लो आप इसको। दूसरी बात करें तो इतिहास में क्या होनी चाहिए? इतिहास में क्रमबद्धता होनी चाहिए, क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का मतलब है कि जो ऐतिहासिक जो घटनाएँ हैं, वो क्रमिक रूप से हमें पढ़नी चाहिए। जैसे मान लीजिए, अगर आप जैसे प्रथम वर्ष, बीए प्रथम वर्ष का जो सिलेबस है, उसके अंदर आपको जो है प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद जब द्वितीय वर्ष में आप आ जाएँगे, तो आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा, और जब आप बीए तृतीय वर्ष में प्रवेश कर लेंगे, तो आपके सिलेबस में आएगा आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये क्रम के अनुसार चल रहा है। इतिहास को भी अगर अपन वर्गीकृत करते हैं, तो इतिहास को 3 पार्ट में वर्गीकृत करते हैं अपन। भारत के इतिहास को अगर बाँटना हो तो 3 भागों में बाँटेंगे, 3 पुस्तकें बनेगी। एक तो बनेगी प्राचीन भारत से संबंधित, एक बनेगी मध्यकालीन भारत से संबंधित, और तीसरी पुस्तक बनेगी आधुनिक भारत से संबंधित, ठीक है? तो ये क्या है? ये क्रमबद्धता है। ये इतिहास की क्रमबद्धता है, यानी कि घटनाएँ क्रमबद्ध रूप से घटित हो रही है, और उसी रूप में हम इन्हें पढ़ रहे हैं, और उसी रूप में हमें पढ़ना चाहिए, तभी हमें वो अच्छे से समझ में आती है। तो प्रथम वर्ष में आपके प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, द्वितीय वर्ष में आप मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, और तृतीय वर्ष के अंदर आप आधुनिक भारत पढ़ेंगे। तो इतिहास में क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए, ठीक है? तीसरी अगर अपन बात करें इतिहास के अंतर्गत, तो इतिहास के लिए क्या चाहिए? साक्ष्य चाहिए। साक्ष्यों का होना बहुत ज़रूरी है। साक्ष्य यानी तथ्य। तथ्य नहीं होंगे, फैक्ट नहीं होंगे, डेटा नहीं होगा, तो फिर उस इतिहास को हम जानेंगे कैसे? तो इतिहास को महत्वपूर्ण बनाने में जो योगदान है, किसका है? साक्ष्यों का योगदान है। तो साक्ष्य भी होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर हम इस परिभाषा के आधार पे कहते हैं, या इतिहास शब्द के अर्थ के आधार पे अगर अपन बात करें, तो इतिहास का एक पंक्ति में अगर आपसे कोई पूछे कि इतिहास क्या है? तो आप क्या लिखेंगे? ये आपको लिखना है, ये अभी जो मैं लिखवा रहा हूँ, वो आपको लिखना है। अगर आपसे पूछे कि एक पंक्ति में आप बताइए कि इतिहास क्या है? तो आप क्या लिखेंगे? अतीत की घटनाओं का अतीत की घटनाओं का अतीत की घटनाओं का वर्तमान वर्तमान की घटनाओं के साथ अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ कैसा अध्ययन? क्रमबद्ध अध्ययन। क्रमबद्ध अध्ययन। क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा, और जिसके साक्ष्य भी मौजूद होने चाहिए। जिसके साक्ष्य भी क्या हो? मौजूद हो, ठीक है? एक पंक्ति में अगर आपको इतिहास का अर्थ पूछे,
तो इतिहास का अर्थ है, इतिहास की परिभाषा है कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन। अतीत में जो घटनाएं घटित हो गई और वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही है, उन सब का आपस में तुलनात्मक अध्ययन करना, क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना, और साथ में ही उसके क्या मौजूद होने चाहिए, साक्ष्य मौजूद होने चाहिए, जो कि इतिहास को क्या बनाते हैं, इतिहास को एकदम मजबूत बना देते हैं। तो साक्ष्य भी होने चाहिए। ठीक है, ये अपन ने बात करी इतिहास के अपने अर्थ की। अब अपन बात करते हैं इतिहास शब्द की। इतिहास शब्द की अगर अपन बात करें तो इतिहास शब्द जो है उसका तात्पर्य क्या है, देखिए इतिहास शाब्दिक रूप से देखें विद्यार्थियों, तो इतिहास शब्द जो है वो 3 शब्दों से बना है, इति प्लस है प्लस आस। ठीक है, 3 शब्दों से बना है। तो इति का तात्पर्य क्या है, इति का तात्पर्य है इस प्रकार, इति का तात्पर्य है इस प्रकार, है का तात्पर्य है निश्चित, है जो है वो निश्चितता का बोध करवा रहा है, निश्चित ही। ठीक है, और आस शब्द जो है वो अस धातु से बना है। अस धातु, धातु मतलब समझ रहे हो आप, धातु क्या होती है, धातु वो सोना चांदी पीतल नहीं है। धातु यहाँ पर संस्कृत भाषा का शब्द है। जिस प्रकार से हिंदी में अपन क्रिया पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण के अंदर आप क्रिया पढ़ते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में जो क्रिया को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, तो आस शब्द अस धातु से बना है, और अस का अर्थ होता है घटना का घटित होना, घटना का घटित होना। ठीक है, तो इतिहास शब्द के अगर अर्थ की बात करें तो इति प्लस है प्लस आस से मिलकर बना है, यानी कि इस प्रकार निश्चित रूप से जो घटनाएं क्रमबद्ध रूप से घटित होती है वही क्या कहलाती है, इतिहास कहलाती है। ठीक है का देखो, है निश्चितता का बोध करवा रहा है, किसी भी पंक्ति के अंदर अगर है आता है तो वहां निश्चितता हो जाती है। राम जा रहा है तो राम जा रहा है, निश्चित है। सोहन आ रहा है, मोहन बाजार गया, मोहन बाजार जा रहा है। ठीक है, तो है जहां पर आ गया वहां पर निश्चितता का बोध हो रहा है, तो है का अर्थ है निश्चित, निश्चितता। इति का मतलब है इस प्रकार, और अस का मतलब मैंने आपको बताया घटनाओं का घटित होना। इस प्रकार से निश्चित रूप से वास्तविक रूप से जब घटनाएं क्रमबद्ध रूप से घटित होती है वही क्या कहलाती है, इतिहास कहलाती है। ठीक है, ये इतिहास शब्द का अर्थ अपन ने जान लिया। अब अपन आगे चलते हैं, कुछ एक फैक्ट है जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ फैक्ट हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। इसमें बात करते हैं अपन इतिहास के जनक की। इतिहास के जनक, इतिहास के जनक या पिता कौन कहलाते हैं, आपको पता होगा सभी को, बताओ जरा। इतिहास के जनक कौन है, इतिहास के जनक है हेरोडोटस। हेरोडोटस, हेरोडोटस जो है वो इतिहास के जनक है, कहाँ के हैं, तुर्की, तुर्की के हैं ये। और संस्कृत भाषा के अंदर इनको क्या कहा गया है, इनको हरिदत्त कहा गया है। संस्कृत भाषा के अंदर इनको हरिदत्त कहा गया है। हेरोडोटस को तुर्की के रहने वाले हैं, और यही क्या कहलाते हैं, इतिहास के जनक या पिता कहलाते हैं। एक अपने फैक्ट आता है कि आधुनिक इतिहास के जनक कौन है, आधुनिक आधुनिक इतिहास के जनक, आधुनिक इतिहास के जनक कह दो या पिता कह दो, तो आधुनिक इतिहास के जनक कौन है, विलियम स्टब। विलियम स्टब, विलियम स्टब जो है वो आधुनिक इतिहास के जनक कहलाते हैं। तीसरे फैक्ट की अगर अपन बात करें कि भारतीय इतिहास के जनक कौन है, भारतीय इतिहास के जनक, जनक या पिता, भारतीय इतिहास के पिता कौन कहलाते हैं, मेगस्थनीज कहलाते हैं। मेगस्थनीज, मेगस्थनीज को जो है भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, और एक फैक्ट और याद रखेंगे आप, राजस्थान, राजस्थान इतिहास के जनक कौन कहलाते हैं, आपको सबको मालूम होगा, घोड़े वाले बाबा, पोटली वाले बाबा जिसको कहते हैं, क्या नाम है उनका, कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। ये क्या कहलाते हैं, राजस्थान इतिहास के जनक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये 4 फैक्ट आपको पता होने चाहिए। इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस है तुर्की के, जिनको संस्कृत के अंदर हरिदत्त कहा गया है। आधुनिक इतिहास के जनक की बात करें तो कौन है, विलियम स्टब, है ना, बे ये स्टब, विलियम स्टब। भारतीय इतिहास के जनक की बात करें तो मेगस्थनीज है, जिनका ग्रंथ है प्रमुख इंडिका। और कब आए थे ये, मौर्य काल में जो है भारत आए थे ये, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और राजस्थान के इतिहास के जनक कौन कहलाते हैं, कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा या पोटली वाले बाबा। ठीक है, 4 फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब अपन आगे चलते हैं, और आज अपना जो, ये थोड़ी सी इतिहास के बारे में अपन ने जानकारी ली थी, लेकिन आज अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है भारतीय इतिहास के स्रोत। ये हेडिंग है भारतीय इतिहास के, भारतीय इतिहास के स्रोत। ये मैंने हेडिंग है भारतीय इतिहास के स्रोत, ये अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो स्रोत का मतलब क्या होता है, स्रोत का मतलब होता है जहाँ से वो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, और जो जो साक्ष्य हमें मिले हैं, यानी भारतीय इतिहास जो है वो इन्हीं स्रोतों के ऊपर टिका हुआ है, तो ये स्रोत कहलाएंगे। जैसे पानी पीना है तो अपने जल के स्रोत का क्या है, नदियाँ हैं, तालाब है, कुएं हैं, बावड़ी है। उसी प्रकार से इतिहास को जानने के भी स्रोत क्या है, कहाँ से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, वो सब इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए इतिहास के जो स्रोत हैं इनको मुख्य रूप से जो है 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास के जो स्रोत हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें 1 नंबर पे आता है पुरातात्विक।
पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य कहेंगे। दूसरे की अपन बात करते हैं 2 नंबर, और 2 नंबर है साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य। और जो 3 नंबर के हैं वो है विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों के, विदेशी यात्रियों के, दोबारा ले देता हूँ, बहुत ही खराब राइटिंग आ रही है। तीसरा है विदेशी यात्रियों के, यात्रियों के विवरण, ये विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, तो इतिहास को 3 भागों में, इतिहास के जो साक्ष्य हैं उनको 3 भागों में बांटते हैं अपन। पहले हैं पुरातात्विक स्रोत, दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत, और तीसरे हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। अब अपन एक एक की बात करते हैं, एक एक की अपन बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। 1 नंबर पे बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, देखो बच्चों, पुरातात्विक स्रोतों की अगर अपन बात करें तो पुरातात्विक स्रोत जो है वो एक ऐसे स्रोत हैं जो कि विश्वसनीय होते हैं, प्रामाणिक होते हैं और दोष रहित होते हैं, यानी कि एकदम विश्वसनीय मान जाते हैं ये स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों की जो विशेषता है वो क्या है? एक तो ये विश्वसनीय होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, एक ये प्रामाणिक होते हैं, प्रामाणिक होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, प्रामाणिक रहे होते हैं, और एक ये दोष रहित होते हैं, दोष रहित, कोई दोष नहीं होता इनमें, कोई कमी नहीं होती इनके अंदर। अब देखिए इसको समझेंगे आप, पुरातात्विक स्रोत का मतलब है कि ऐसे स्रोत जो जमीन में से खोद कर निकाले जाए, है ना, जमीन में से खोद करके जब ऐसे स्रोतों को निकाला जाए, है ना, उसको क्या कहते हैं? उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त स्रोत है, सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत से चीज़ें हैं जो खुदाई में प्राप्त हुई है, चाहे मृद भांड है, चाहे सिक्के हैं, चाहे मोहरें हैं। ठीक है, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे? ये पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आएंगे, तो उनकी अपन बात करेंगे। उसके अलावा मौर्य काल के अंदर जो शिलालेख मिले हैं, गुहा लेख मिले हैं, उनकी भी अपन बात करेंगे, स्तंभ लेखों की भी बात करेंगे। तो ये सारे के सारे जो है क्या कहलाते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, अब पुरातात्विक स्रोत जो है उनके भी कुछ अलग अलग पार्ट हैं जिनमें अपन एक एक की बात करते हैं। ठीक है, ये विशेषता थी कि ये विश्वसनीय होते हैं और ये प्रामाणिक होते हैं, दोष रहित होते हैं। विश्वसनीय क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए खुदाई के अंदर मिल रहे हैं, जमीन में से खोद करके प्राप्त किए जा रहे हैं, या फिर किसी पत्थर की चट्टान के ऊपर या शिला के ऊपर लिखे हुए हैं, उत्कीर्ण किए हुए हैं। तो अब उनमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, कोई भी उनके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। जैसे मान लीजिए खुदाई के अंदर कोई एक आपके सूचना पट, मान लीजिए कोई सूचना पट मिल गया और उस सूचना पट पर कुछ लिखा हुआ है, तो अब उसके अंदर खोद के जो निकला है वो निकला है, सामने जो है वो है। अब उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, है ना, कोई भी अपना कोई व्यक्ति विशेष का प्रभाव इसके ऊपर नहीं आ सकता। तो ये क्या कहलाएगा? ये विश्वसनीय कहलाएगा। इसलिए इन पुरातात्विक स्रोतों को विश्वसनीय कहते हैं। दूसरे इनको प्रामाणिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है कठोर सतह पर लिखे हुए होते हैं, है ना, कठोर सतह पर लिखे हुए मिलते हैं। अभिलेख जो मिलते हैं कठोर सतह पर ही होते हैं, जिन्हें थोड़े से खोद कर लिखे जाते हैं, तो ये अपने आप में प्रामाणिक होते हैं, उस समय की वर्तमान समय की राजनीति, आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। दूसरे दोष रहित होते हैं, इनमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता है ना, कोई कमी नहीं होती इनके अंदर। जिस राजा ने जो अभिलेख बनवाया है या लिखवाया है उसके ऊपर कुछ भी, तो वो उसी रूप में मिलेगा, उसमें कोई बदलाव भी नहीं हो सकता, बदलाव भी नहीं कर सकते। तो ये क्या होते हैं? दोष रहित होते हैं, किसी प्रकार की इनमें कमी नहीं होती। ठीक है, तो ये पुरातात्विक स्रोतों की कुछ विशेषताएं हैं। अब एक एक पुरातात्विक स्रोत की अपन बात करते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंदर हम जो है सबसे पहला, पुरातात्विक स्रोत में हम सबसे पहला जो पुरातात्विक स्रोत पढ़ रहे हैं वो है अभिलेख, अभिलेख। ठीक है, अभिलेख, अभिलेख की बात करते हैं। एक बार सबके नाम लिख करके जानेंगे क्या है वो, और उसके बाद में फिर डिटेल में अपन उनकी बात करेंगे। तो देखो अभिलेख की अगर बात करें तो अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख यानी लिख दिए गए ऐसे लेख, कहाँ पर? कठोर सतह पर, कठोर सतह पर लिखे गए लेख, कठोर सतह के ऊपर कोई लेख लिख दिए गए हैं तो वो क्या कहलाएंगे? अभिलेख कहलाएंगे। अब अभिलेखों के अंदर भी देखो मुख्य रूप से बात करें तो शिलालेख आते हैं, शिलालेख। अभिलेखों में अगर बात करें तो अपन शिलालेख आते हैं। शिलालेख का मतलब है कि मान लीजिए ये कोई पहाड़ है और उस पहाड़ के ऊपर चट्टान को काट करके सपाट कर दिया और सपाट करके उसके ऊपर कुछ लिखवा दिया, तो ये क्या करेंगे? शिलालेख कहलाएंगे। यानी शिला के ऊपर, बड़े पत्थर के ऊपर, पत्थर को सपाट करके उसके ऊपर कुछ लिखवा दिया तो क्या कहलाए? शिलालेख कहलाए। 2 नंबर पे अपन बात करते हैं गुहालेख। गुहालेख, गुहा का मतलब क्या होता है? गुहा का मतलब होता है गुफा। अब मान लीजिए कोई गुफा है इस तरह से, ठीक है, ये गुफा है, तो गुहा लेख क्या होते हैं? गुहा लेख जो होते हैं वो गुफा के मुख्य द्वारों के ऊपर लिखवा जाते हैं। मान लीजिए गुफा है, इसके ऊपर यहाँ पे कुछ खोद करके लिखवा दिया, तो ये क्या कहलाएगा? ये गुहा लेख कहलाएगा। तीसरी बात करते हैं अपन मुद्राभिलेख, मुद्राभिलेख। मुद्राभिलेख का क्या मतलब है? मुद्राभिलेख का मतलब है कि कोई सिक्के, ठप्पेदार सिक्के या मोहरें, मोहरें आप कह सकते हैं, या फिर कोई ठप्पेदार सिक्के कह सकते हैं आप, ठप्पेदार सिक्के, ठप्पेदार सिक्के कह सकते हैं या मोहरें कह सकते हैं, उनको मुद्राभिलेख बोलेंगे। यानी मुद्राओं के ऊपर, है ना, मोहरों के ऊपर, मुद्राओं के ऊपर या सिक्कों के ऊपर जब कोई लेख लिखवा दिया जाए
तो वो क्या कहलाएगा, वो मुद्रा अभिलेख कहलाएगा। चलिए चौथा अपन बात करते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेख, स्तंभ देखो नाम से ही मालूम चल रहा है, स्तंभ यानी कोई खंबा है, कोई यूप है। संस्कृत में बोलेंगे स्तंभ को यूप, है ना, वैसे अपन खंबा कह देते हैं। तो कोई स्तंभ है, पोल है, उसके ऊपर अगर कोई लेख लिखवा दिया तो स्तंभ लेख कहलाएगा। स्तंभ लेख के अंदर अगर अपन बात करें तो ये इस तरह से सम्राट अशोक के काल में उसने लगवाए थे स्तंभ लेख। तो ये मान लीजिए कोई स्तंभ है इस तरह से, और स्तंभ के ऊपर उल्टा कमल जैसी आकृति, उल्टे कमल जैसी आकृति मिलेगी, इस तरह से, इस तरह से आकृति मिलेगी। और यहाँ पर फिर स्तंभ के ऊपर क्या करेंगे, कोई पशु मूर्ति लगा देंगे, इस तरह से कोई पशु की मूर्ति लगा देंगे। तो ये स्तंभ लेख बन गया, इसको आप स्तंभ लेख बोलेंगे। और यहाँ पर फिर कुछ उत्कीर्ण करवा देंगे, लिखवा देंगे, तो ये कहलाएगा आपका स्तंभ लेख। ये होते हैं स्तंभ लेख, ठीक है। और अपन बात करें इसके अंदर अभिलेखों के अंदर, तो और आप क्या आएंगे, देखिए ताम्रपत्र अभिलेख। ताम्रपत्र, ताम्रपत्र लेख, ताम्रपत्र लेख का मतलब तांबे की बड़ी बड़ी शीट है, चदरें हैं, और उन चदरों के ऊपर, तांबे की चदरों के ऊपर जब खोद करके कुछ लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, ताम्रपत्र अभिलेख कहलाएगा। एक अपन बात करते हैं प्रशस्ति की। प्रशस्ति, प्रशस्ति क्या होती है, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो राजाओं की प्रशंसा के अंदर जो लेख लिखे गए वो क्या कहलाते हैं, वो प्रशस्ति कहलाती है। तो इस तरह कोई स्तंभ बनवा दिया और उसके ऊपर यहाँ पर कुछ उत्कीर्ण करवा दिया तो वो भी क्या कहलाएगी, वो प्रशस्ति कहलाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये अभिलेखों के अंतर्गत ये सारी चीजें आती है, जिनका अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे। कुछ उदाहरण भी होंगे जो बीच में साथ में आ जाएंगे। तो इन सबको अब अपन एक बार डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंदर अभिलेख, चलो मिटा दूं इसको, ये लो। तो पहला अपना बिंदु रहेगा अभिलेख। अभिलेख, सबसे पहला बिंदु अपना अभिलेख रहेगा। और अभिलेख के बारे में जो बेसिक थी जानकारी मैंने आपको बता दी कि विश्वसनीय होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर किसी व्यक्ति विशेष का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और दूसरा, अभिलेखों की अगर अपन बात करें तो अभिलेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है, अभिलेखों से हमें भारत की राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है कि उस समय शासन तंत्र किस तरह का था, है ना। और उसके अलावा सामाजिक जानकारी मिलती है, समाज की जानकारी मिलती है हमें, सामाजिक जीवन उस समय किस वक्त किस तरह का था। उसके अलावा आर्थिक जीवन किस तरह का था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, व्यापार वाणिज्य किस तरह से होता था, ये सारी जानकारी मिलती है। उसके अलावा धार्मिक धार्मिक जानकारी मिलती है अभिलेखों से, धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, किस धर्म का प्रभाव था, राजा ने कौन सा धर्म अपना रखा था। और उसके अलावा सांस्कृतिक दशाएं, सांस्कृतिक दशाएं यानी संस्कृति किस प्रकार की थी, ठीक है, पितृ सत्तात्मक थी, मातृ सत्तात्मक थी। तो ये सारी चीजें अपने को किससे प्राप्त होती है, अभिलेखों से प्राप्त होती है। अब अभिलेखों के अंदर अपन बात करें तो मुख्य रूप से देखो कलिंग के राजा हैं जिनका नाम है खारवेल, और खारवेल का एक अभिलेख मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो काफी फेमस है। अभिलेखों के अंदर अगर अपन बात करें तो कलिंग के राजा, कलिंग, कलिंग कहाँ है, कलिंग उड़ीसा के अंदर है। कलिंग राजा खारवेल का एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा अभिलेख है। तो इस अभिलेख से जो है कलिंग के राजा खारवेल की हमें जानकारी मिलती है। उसके अलावा समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का शासक है समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त की एक प्रयाग प्रशस्ति मिलती है, प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर मिलती है, यूपी के अंदर इसकी प्रयाग प्रशस्ति मिलती है। तो ये भी क्या है, ये भी एक अभिलेख का प्रकार है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। उसके अलावा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिलता है, रुद्रदामन, रुद्रदामन का एक अभिलेख मिलता है जूनागढ़। कहाँ है जूनागढ़, जूनागढ़ गुजरात के अंदर है, गिरनार का अभिलेख भी कहते हैं इसको, जूनागढ़, ठीक है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, इसे भी हमें जानकारी मिलती है। उसके अलावा अगर अपन बात करें हर्षवर्धन की, उत्तर भारत में शासक था जिसका नाम था हर्षवर्धन, हरियाणा के थानेश्वर नामक स्थान का शासक था ये हर्षवर्धन। तो ये जो हर्षवर्धन है इसकी जानकारी जो हमें मिलती है, इसकी जानकारी हमें इसके जो है दान पत्रों से मिलती है। इसने दान बहुत ज्यादा किया था, है ना, हर्षवर्धन जो है दानी शासक कहलाता है। तो इसके दान का उल्लेख जो है वो कहाँ से मिला है, बांसखेड़ा और मधुबन के दान पत्रों से मिला है। बांसखेड़ा, इसके बांसखेड़ा, कहाँ है बांसखेड़ा, बांसखेड़ा जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, बांसखेड़ा स्थान है जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। उसके अलावा मधुबन, मधुबन, बांसखेड़ा और मधुबन, मधुबन कहाँ है, मधुबन झारखंड के अंदर है, बांसखेड़ा और मधुबन। तो यहाँ से जो है इसके दान की जानकारी मिलती है, इसके दान पत्र मिले हैं जिनसे हमें इसके दान की जानकारी मिलती है कि इसने दान किस प्रकार किए थे, ठीक है। उसके अलावा पतंजलि का महाभाष्य है, पतंजलि, पतंजलि ग्रंथ है, पतंजलि जो कि योग गुरु कहलाते हैं पतंजलि, इनका ग्रंथ है जिसका नाम है महाभाष्य, यह ग्रंथ है बच्चों महाभाष्य। और उस महाभाष्य ग्रंथ के अंदर पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने जो यज्ञ किया था उस यज्ञ की जानकारी मिलती है ना। और उसका अयोध्या अभिलेख, अयोध्या अभिलेख, अयोध्या, तो पतंजलि का जो महाभाष्य है ना, उसके अंदर
उल्लेखित है पुष्यमित्र शुंग के यज्ञ की पुष्टि करता है ये कि पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का जो शासक है उसने जो है यज्ञ किया था, और यज्ञ की जानकारी जो है वो पतंजलि के महाभाष्य में मिलती है, और उसका अयोध्या अभिलेख है उसके अंदर इसका जिक्र किया गया है। तो ये सारे अभिलेख है जिनसे हमें जो है उस समय के इतिहास की, प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके अलावा स्तंभ लेखों की अगर बात करें तो स्तंभ लेखों के अंदर अपन बात करते हैं, स्तंभ लेख सबसे ज़्यादा अशोक ने लगवाए थे। अगर अपन स्तंभ लेखों की बात करें, स्तंभ लेखों की, तो अशोक ने सबसे ज़्यादा स्तंभ लेख लगवाए थे, हमें पता होना चाहिए। स्तंभ लेख जो है किसने लगवाए थे? अशोक ने सबसे ज़्यादा जो है स्तंभ लेख लगवाए थे। अच्छा, अशोक ने कहते हैं कि जो स्तंभ लेख की, जो स्तंभों के निर्माण की जो कला है वो उसने यूनानी शासक से सीखी थी, और यूनानी शासक का नाम था डोरा, डोरा प्रथम। कहीं पर उसका नाम हीलियोडोरस भी मिलता है, वैसे शासक का नाम हीलियोडोरस है, हीलियोडोरस। तो क्या इससे प्रेरणा ली थी अशोक ने स्तंभ लगवाने की? तो ये हीलियोडोरस यूनानी शासक है। इसका भी एक अभिलेख मिलता है जो कि विदिशा में मिलता है, विदिशा, विदिशा। और विदिशा कहाँ है? विदिशा मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में जगह है विदिशा, और यहाँ से इसका एक अभिलेख मिलता है किसका? यूनानी शासक हेलियोडोरस का। उसके अलावा रामगुप्त जो कि गुप्त वंश का शासक है, रामगुप्त, रामगुप्त जो गुप्त वंश का शासक है, इसका भी प्रयाग स्तंभ लेख मिलता है, जहाँ पर जो है इसका प्रयाग स्तंभ लेख है, उसके ऊपर इसने उत्कीर्ण करवा रखा है। ठीक है। उसके अलावा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक, चंद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का शासक, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसका जो विवरण है वो कहाँ मिलता है? मेहरौली में मिलता है, मेहरौली। मेहरौली कहाँ है? कुतुब मीनार दिल्ली के पास, कुतुब मीनार। मेहरौली कहाँ है? कुतुब मीनार, कुतुब मीनार दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली के पास में जो है कुतुब मीनार के पास में ही मेहरौली का एक लोह स्तंभ है। क्या है? लोह स्तंभ, लोहे का बना हुआ है, लोह स्तंभ है। और इस लोह स्तंभ के ऊपर इस राजा का जिक्र है, चंद्र नाम के राजा का। तो ये जो चंद्र नाम का राजा है, कहते हैं ये कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो गुप्त गुप्त वंश का शासक कहलाता है। ठीक है। तो इसकी जानकारी हमें मिलती है। उसके अलावा आपके गुप्त वंश का शासक हुआ है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त हुआ है। और स्कंदगुप्त का एक अभिलेख है जिसका नाम है भीतरी, भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है। तो ये भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी कहाँ है? कहाँ है ये? यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख लगा हुआ है, तो इससे स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। और अगर अपन राजस्थान की बात करें, अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर एक बड़ली का मिला है, बड़ली का शिलालेख। राजस्थान में बात करें तो बड़ली कहाँ है? बड़ली अजमेर के अंदर है। ठीक है। बड़ली का लेख, बड़ली का लेख मिला है, कहाँ मिला है? अजमेर के अंदर मिला है। अजमेर के अंदर जो है वो बड़ली का जो है स्तंभ लेख मिला है। और ऐसा माना जाता है कि ये ईसा पूर्व चौथी पांचवी सदी का है। कब का माना गया बड़ली स्तंभ लेख को? ईसा पूर्व चौथी व पांचवी सदी, चौथी और पांचवी सदी का माना गया है इस बड़ली के स्तंभ लेख को, जो कि अजमेर से प्राप्त हुआ है, चौथी पांचवी सदी का। यानी कि ये प्राक मौर्य काल है, प्राक मौर्य कालीन। प्राक मौर्य कालीन का मतलब है कि मौर्य काल से भी प्राचीन ये शिलालेख माना गया है, ये स्तंभ लेख माना गया है, जो क्या कहलाता है? बड़ली का स्तंभ लेख कहलाता है। ठीक है। तो इन स्तंभ लेखों से भी हमें क्या पता चलता है? इन स्तंभ लेखों से भी हमें जो है तत्कालीन राजनीति है, राजनीति है, राजनीति की जानकारी मिलती है। उसके अलावा सामाजिक है, धार्मिक है, आर्थिक जीवन है, इन सब की हमें जानकारी मिलती है किससे? स्तंभ लेखों से। ठीक है। तो अभिलेखों के अंतर्गत हमने एक नंबर पे शिलालेख पढ़ा, शिलालेख के बारे में अपन ने जानकारी ली। उसके अलावा अपन ने स्तंभ लेखों के बारे में जाना। और अब अपन आगे चलते हैं, गुहा लेखों की बात करते हैं। गुहा लेखों के अंदर अंदर अपन बात करें बच्चों, तो अशोक का पुत्र है, लिख लेता हूं मैं पहले गुहा लेख। गुहा लेखों की बात करें, गुहा लेखों की बात करें तो दशरथ, दशरथ जो है वो कौन है? सम्राट अशोक, अशोक मौर्यकालीन शासक है अशोक, अशोक का पुत्र है ये, पुत्र, पुत्र यानी पोता है, अशोक का पोता है दशरथ। और इस दशरथ ने जो है नागार्जुन, नागार्जुन ये गुफा है जो कि बिहार के अंदर है ना, और वहां पर इसने जो है गुहा लेख उत्कीर्ण करवाए थे। ठीक है। तो ये दशरथ आपको याद रखना है, जो कि अशोक का पुत्र है, और इसने जो है गुहा लेख उत्कीर्ण करवाए थे कहाँ पर? नागार्जुन की गुफा, बिहार के अंदर। उसके अलावा सातवाहन शासक जो हुए हैं, गुहा लेखों के अंदर अगर बात करें तो जो सातवाहन वंश के शासक हुए हैं, सातवाहन वंश के जो शासक हैं उन्होंने आपके नासिक है, नाना घाट है और कारले, यहाँ पर इन्होंने जो है गुहा लेख जो है वो उत्कीर्ण करवाए हैं। कौन कहाँ कहाँ करवाए हैं देखो इन्होंने, सातवाहन शासकों ने। नासिक है, नासिक महाराष्ट्र के अंदर है। उसके अलावा नाना घाट है, उसके अलावा कारले है। ठीक है। ये सब क्या, ये गुफाएं हैं, ये सारी की सारी नासिक में, नाना घाट में, कारले में, ये सब गुफाएं हैं। और ये सभी कहाँ हैं? महाराष्ट्र के अंदर है।
महाराष्ट्र में गुफाएं हैं ये। और सातवाहन शासकों ने, जैसा कि दक्षिण भारत के अंदर शासन किया था सातवाहन शासकों ने, तो उन्होंने वहीं पर इन गुफाओं के ऊपर क्या लिखवाया था, आपके गुहा अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे। ठीक है, उसके अलावा अपन ताम्र पत्रों की बात करें, गुहा लेखों के अलावा अगर अपन ताम्र पत्रों की बात करें, ताम्र पत्र, तो ताम्र पत्र राजा कब उत्कीर्ण करवाते थे? ताम्र पत्र अधिकतर राजा जब उत्कीर्ण करवाता था, जब वो किसी व्यक्ति को क्या देता था, दान देता था, दान का उल्लेख। ठीक है, यानी कि जब दान देता था राजा किसी को, सामंत को, किसी व्यक्ति को, या जिससे प्रसन्न हो गया, प्रसन्न होकर किसी को दान दे रहा है, तो दान देने का जो उल्लेख है वो कहाँ करवाता था, ताम्र पत्रों पे करवाता। ताम्र पत्र समझ गया आप, तांबे की बड़ी बड़ी शीटें हैं और उन शीट के ऊपर खोद करके कुछ लिखवा दिया, लेख लिखवा दिया राजा ने, तो वो क्या कहलाया, ताम्र पत्र कहलाया। ठीक है, तो इन ताम्र पत्रों से क्या मिलता था, इन ताम्र पत्रों से देखो, एक तो शासक के वंश की जानकारी मिलती थी। क्या मिलता था, शासक के वंश की जानकारी, राजा का जो भी वंश है तो उसके वंश की जानकारी मिलती थी, किससे, ताम्र पत्रों से मिलती थी। उसके अलावा उसके गोत्र का वर्णन मिलता था कि राजा कौन से गोत्र का है। ठीक है, उसकी वंशावली है, उसकी विजय है, उसकी तीर्थ यात्राएं हैं, है ना। तो ये सारी धार्मिक चीजें जो हुआ करती, धार्मिक कार्य, राजा जो धार्मिक कार्य करवाता था, इन सब का उल्लेख कहाँ करवाता था, वो ताम्र पत्र के ऊपर करवाता था। उसके अलावा कोई टैक्स है, टैक्स है, कर वगैरह है, उसके बारे में जानकारी जो है वो ताम्र पत्रों से ही अपने को मिलती है। ठीक है, तो ये ताम्र पत्र होते थे। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं स्तूपों की, स्तूप की अपन बात करते हैं, स्तूप, स्तूप क्या होते हैं, स्तूप का मतलब है कि ऐसे स्थान जहाँ पर कोई बौद्ध भिक्षु है, जब वो खत्म हो जाता है तो उसके शरीर के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए जो इमारतें बनाई जाती है वो क्या कहलाती है, स्तूप कहलाती है। तो भगवान बुद्ध हुए हैं, भगवान बुद्ध, और भगवान बुद्ध के जो शरीर के अवशेष हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए बहुत से स्तूप बनवाए गए थे, है ना। जैसे सांची का स्तूप है, सांची कहाँ है, सांची, सांची मध्य प्रदेश के अंदर है। उसके अलावा भरूच का स्तूप है, भरूच, भरूच भी कहाँ है, भरूच भी मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, उसके अलावा अमरावती है, अमरावती, अमरावती का स्तूप है, ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, तो ये बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियों को सुरक्षित रखने के लिए जो इमारतें बनाई जाती है, जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको स्तूप बोलते हैं। ये इस तरह से, ठीक है, ये ये इस तरह से, ये स्तूप होता है, ये स्तूप कहते हैं इसको। ठीक है, ये इस तरह के, तो ये स्तूप बनवाए जाते थे, किस लिए बनाए जाते थे, ताकि बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियों को क्या करा जाए, सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, तो ये स्तूप जो है ये भी आपके अभिलेखों के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, इन स्तूपों के अंदर भी यहाँ पर ये जो तोरण द्वार होता है स्तूप का, इसको, ये जो आगे जो मेन ये गेट है, इसको बोलते हैं तोरण द्वार। तोरण द्वार, वैसे शादी विवाह के अंदर तोरण मारते हैं ना, दूल्हा जब, वर जब वधु को विवाह करने के लिए जाता है उसके घर पे, तो द्वार के ऊपर तोरण लगा हुआ होता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, तोरण द्वार यानी एकदम एंट्रेंस, जो एंट्रेंस मेन गेट होता है उसको तोरण द्वार कह सकते हैं। तो जो स्तूपों का जो तोरण द्वार होते हैं उनके ऊपर यहाँ कुछ लेख लिखे होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, ये भी अभिलेखों के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो एक लेख है, एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है, एशिया माइनर, बोगाज कोई से प्राप्त, बोगाज कोई, बोगाज कोई, बोगाज कोई का लेख, बोगाज कोई का लेख प्राप्त हुआ है, अभिलेख प्राप्त हुआ है बोगाज कोई का। और ये बोगाज कोई कहाँ है, एशिया माइनर, एशिया माइनर, एशिया माइनर क्या है, एशिया माइनर एक जगह है, स्थान है, और वो कहाँ पाया जाता है, तुर्की में पाया जाता है। तुर्की, तुर्की क्या है, तुर्की अपने को पता है एक देश है, तुर्की जो है वो एक देश है, और कहाँ पाया जाता है, यूरोप और एशिया की सीमा पर है, यूरोप व एशिया की सीमा पर। यानी तुर्की एक ऐसा देश है जो कि यूरोप और एशिया दोनों की सीमा पर स्थित है, दोनों महाद्वीपों में काउंट होता है तुर्की। तो ये जो एशिया माइनर है, एशिया माइनर, ये इसी स्थान को कहेंगे आप, तुर्की को कहेंगे। और यहाँ से बोगाज कोई का एक लेख प्राप्त हुआ है, और इस लेख के अंदर जो है वैदिक देवताओं का जिक्र है, वैदिक, वैदिक देवताओं, वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है इसमें। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखनी है आपको कि वैदिक देवताओं का उल्लेख जो है वो एशिया माइनर से बोगाज कोई के अभिलेख में प्राप्त होता है। और वैदिक देवताओं के बारे में इसमें, जो वैदिक देवताओं के जो स्तुति के जो मंत्र हैं वो भी इसमें समानता रखते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें वैदिक देवताओं की, तो ये भारत से जोड़ता है भाई, बोगाज कोई का जो अभिलेख है एशिया माइनर का, ये भारत से जो है इसको जोड़ता है, क्योंकि बोगाज कोई का अभिलेख जो है वो तुर्की में पड़ता है, और तुर्की के इस तरफ फिर क्या है, यूरोप है, यूरोप है। तो यूरोपियन कंट्रीज में वहाँ पर वैदिक देवताओं का उल्लेख मिल रहा है, इसका मतलब यूरोप का कहीं ना कहीं एशिया से क्या है, एशिया से कहीं ना कहीं संपर्क, या प्राचीन काल में संपर्क रहा होगा, तभी जो एशिया, ये बोगाज कोई लेख है इसके अंदर वैदिक कालीन देवताओं का जिक्र मिलता है। ठीक है, दूसरी अगर अपन बात करते हैं एक ईरान की, ईरान की, तो ईरान से भी कुछ अभिलेख मिले हैं,
उन अभिलेखों में अगर अपन बात करें तो एक का नाम है पर्सिपोलस, पर्सिपोलस एक अभिलेख है, इसका नाम है पर्सिपोलस। एक का नाम है नक्शे रुस्तम, नक्शे रुस्तम। ये दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये दोनों ईरान से प्राप्त हुए हैं। और इन दोनों अभिलेखों के अंदर भी क्या है, भारत और ईरान के पारस्परिक संबंधों का बोध होता है। ठीक है, भारत और ईरान के संबंधों का बोध करवाते हैं दोनों अभिलेख, पर्सिपोलस और नक्शे रुस्तम। याद कैसे करेंगे, ये देखो नक्शा और ये है पर्स। तो ईरान वाले क्या रखते हैं, ईरान वाले पर्स में नक्शा रखते हैं, ऐसे याद रख लेना आपको, पर्स में नक्शा। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना। ईरान वाले अपने पर्स में क्या रखते हैं, नक्शा रखते हैं। तो पर्सिपोलस और नक्शे रुस्तम जो है दो अभिलेख हैं, और वो भी क्या है कि अपने भारतीय अभिलेखों से मिलते जुलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में ईरान से भी हमारी संस्कृति का क्या था, कोई पारस्परिक संबंध था, जिसका वर्णन ये पर्सिपोलस और नक्शे रुस्तम अभिलेख करते हैं। ठीक है, तो ये सारे अभिलेखों के अंतर्गत आते हैं। तो लगभग जो अभिलेखों में जो चीज़ें थी वो अपने सारी पढ़ ली। अपने शिलालेख पढ़ लिए, शिलालेख के बारे में जान लिया, गुहालेख पढ़ लिए अपने, मुद्रा अभिलेख पढ़ लिए अपने, उसके अलावा अपने स्तंभ लेख पढ़ लिए, अपने ताम्रपत्र लेख पढ़ लिए। उसके अलावा प्रशस्ति के बारे में मैंने आपको बता दिया कि राजा अपनी प्रशंसा के अंदर जो लेख लिखवाता था स्तंभ लेखों के ऊपर, उसको प्रशस्ति कहा जाता था। ठीक है, तो ये अपना हो गया 1 नंबर अभिलेख। अब अपन 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर पे है अपना मुद्राएं और सिक्के। दूसरे अपन अभिलेखों के अंतर्गत, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख हो गए थे, और अभिलेखों के बाद में 2 नंबर पे आते हैं मुद्राएं और सिक्के, मुद्राएं व सिक्के। देखिए, मुद्राएं और सिक्के किस प्रकार से भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। भारत के जो प्राचीनतम सिक्के हैं वो कहलाते हैं आहत सिक्के, आहत सिक्के। आहत सिक्के कह सकते हो, या इनको आप पंचमार्क सिक्के भी कह सकते हो। ठीक है, आहत का मतलब है दबाव देकर, दबाव देकर जो सिक्के बनाए जाते हैं उनको आहत सिक्के कहते हैं। और इनको पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं, क्योंकि इन पर पांच चित्र अंकित होते हैं। 5 चित्र अंकित होने के कारण इनको क्या बोलते हैं, 5 चित्र अंकित होने के कारण इनको पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। ठीक है, हालांकि इनके ऊपर कोई लेख नहीं होता, लेकिन सिक्कों से भी बहुत सी जानकारी मिलती है भारतीय इतिहास को जानने की। क्यों, क्योंकि इन सिक्कों के ऊपर जो है उस समय की, सिक्कों के ऊपर शासक का नाम होता है, उसकी उपाधि होती है। क्या क्या होता है सिक्कों के ऊपर, देखो, शासक का नाम, एक तो शासक का नाम होता है, एक उसकी उपाधि अपने को मिलती है। ठीक है, उसके अलावा तिथि मिलती है कि वो सिक्के कब जारी किए गए। उसके अलावा उसके कोई राज चिन्ह है या उसने कोई उपाधि धारण की है, राज चिन्ह है, उसकी जानकारी मिलती है, वो अंकित करवाता है। उसके अलावा कोई धर्म चिन्ह है, किसी धर्म विशेष को वो प्रोत्साहित कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, प्रसार कर रहा है, तो धर्म का चिन्ह भी मिलता है। तो इस प्रकार सिक्कों के ऊपर ये सारी चीज़ें होती है, और इससे हमें प्राचीन इतिहास को जानने की जानकारी वगैरह मिलती है। अब पंचमार्क सिक्कों की अपन बात कर रहे थे कि पंचमार्क में 5 चित्र होते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई सिक्का है और इस सिक्के के ऊपर 5 जो है आकृतियां बनी हुई होगी। उनमें क्या क्या होगा, देखो, एक तो होगी मछली, 5 आकृतियों के अंदर एक तो मछली आएगी, एक पेड़ आएगा, मछली है, पेड़ है, उसके अलावा मछली, पेड़, उसके अलावा आपके ये लो आधा चांद आएगा, चांद आएगा, उसके अलावा बैल आएगा और हाथी आएगा। ये देखो बन गया क्या, लगभग बन ही गया। ये लो बैल आएगा और उसके अलावा हाथी आएगा। ये लो बन गया भाई हाथी, ये लो हाथी। तो इस तरह से 5 चिन्ह या 5 चित्र अंकित होते हैं किसके ऊपर, पंचमार्क सिक्कों के ऊपर, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ठीक है, अब देखो उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें अगर अपन सिक्कों की, तो कनिष्क के टाइम में उसने जो सिक्के बनवाए थे, कुषाण शासक कनिष्क, और कुषाण शासक कनिष्क ने जो सिक्के अपने समय में बनवाए थे उसके ऊपर उसने क्या करवाया, विभिन्न धर्मों का उल्लेख उसने करवाया था। जैसे बौद्ध धर्म का भी उल्लेख करवाया उसने, कनिष्क ने, कनिष्क की बात कर रहे हैं अपन, कुषाण शासक है कनिष्क, इसने बौद्ध धर्म का भी उल्लेख करवाया। उसके अलावा कनिष्क ने जो है वो यूनानी देवताओं के नाम भी लिखवाए, यूनानी यूनानी देवताओं के नाम भी उसने लिखवाए। साथ ही साथ उसने जो है बौद्ध 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 नरपति, बौद्ध नरपति, ये सब उनके अंकित करवाया उसने, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित, यूनानी धर्म से संबंधित। ठीक है, बौद्ध नरपति है, उसके अलावा हिंदू है, हिंदू धर्म से संबंधित है। तो धार्मिक रूप से उसने सभी धर्मों का आदर किया, है ना। इसका मतलब कनिष्क ने जो है वो सिक्कों में क्या दर्शाया है, सहिष्णुता को दर्शाया है, सहिष्णुता को उसने दर्शाया है। सहिष्णुता का मतलब है सभी धर्मों का आदर करना, किसी एक धर्म को आगे ना लेकर जाना, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान नीति अपनाना। तो ये सहिष्णुता की नीति है जो किसने अपनाई थी, कनिष्क ने अपनाई थी। उसके अलावा अपन बात करते हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त गुप्तकालीन शासक,
समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की अपन बात कर रहे हैं। और समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं उन सिक्कों के ऊपर उसने अश्व अंकित करवाया, देखो घोड़ा अश्व अंकित करवाया। उसके अलावा उसने एक अपनी उपाधि धारण की थी अश्वमेध पराक्रमांक, तो उसने उपाधि भी लिखवाई अश्वमेध पराक्रमांक, अश्वमेध पराक्रमांक की उसने उपाधि धारण की थी। अश्वमेध यज्ञ किया था, तो इसका मतलब ये है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किया था, इसीलिए उसने जो है अश्व अंकित करवाया सिक्कों के ऊपर, साथ ही उसने अश्वमेध पराक्रमांक की उपाधि धारण की है। तो अश्वमेध यज्ञ का जिक्र मिलता है समुद्रगुप्त के सिक्कों पर। उसके अलावा समुद्रगुप्त के अन्य सिक्के उनके ऊपर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब वो क्या था, संगीत का प्रेमी था, संगीत प्रेम भी प्रदर्शित किया जा रहा है। इस प्रकार के सिक्कों से उसका संगीत प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके अलावा सिक्कों से हमें उसके अलावा क्या जानकारी मिलती है, राज्य की समृद्धि की जानकारी मिलती है। यानी कोई राज्य कितना विकास कर रहा है, राज्य की समृद्धि, समृद्धि सही सब समृद्धि है, राज्य की समृद्धि का सूचक भी है सिक्के। राज्य की समृद्धि के सूचक सिक्के कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, देखो जो गुप्त शासक हुए हैं, प्रारंभ में जो गुप्त शासक हुए हैं उनके काल में जो सोने के सिक्के बने थे वो बिल्कुल शुद्ध थे, शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के। तो प्रारंभ में जो गुप्त शासक हुए थे उनके टाइम में जो सिक्के थे वो बिल्कुल शुद्ध थे। इसका मतलब है कि राजा के क्या दिखा रहे हैं, राजा की संपन्नता को दिखा रहे हैं, संपन्नता। यदि सिक्कों में किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, शुद्ध सोने के सिक्के हैं, तो राजा की संपन्नता को प्रदर्शित कर रहे हैं। और जब स्कंदगुप्त का समय आया, गुप्त शासक स्कंदगुप्त का टाइम आया, तो उसके टाइम में जो सिक्के मिले हैं उनमें मिलावट मिली है, सिक्के शुद्ध नहीं है, शुद्ध सोने के सिक्के नहीं है, बल्कि उनमें मिलावट की गई है। इसका मतलब स्कंदगुप्त के समय में आर्थिक स्थिति कैसी हो गई थी, खराब हो गई थी, आर्थिक स्थिति जो है वो खराब हो चुकी थी। तो ये आर्थिक स्थिति खराब को सूचित करता है कि स्कंदगुप्त के समय में जो उसका साम्राज्य था उसमें उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, इसलिए उसके सिक्कों में क्या की गई, मिलावट की गई। उसके अलावा अशांति थी, उसके राज्य में अशांति थी, तो इसी वजह से उसके सिक्कों में क्या पाई गई है, मिलावट पाई गई है। अच्छा, कई बार क्या होता है सिक्कों पर दो राजाओं के, कई बार सिक्कों के ऊपर दो राजाओं के नाम मिलते हैं। सिक्कों के ऊपर क्या होते हैं कि दो राजाओं के कुलों के नाम मिलते हैं, दो राजाओं के कुलों के नाम। तो दो राजाओं के कुलों के नाम का मतलब है कि दो भिन्न कुल के राजा थे और आपस में उनका क्या युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ तो फिर क्या है कि उसमें से एक व्यक्ति जीत गया, तो उसने भी क्या है कि सिक्के के ऊपर अपना नाम अंकित करवा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से दो भिन्न कुलों के राजाओं के नाम भी अंकित मिलते हैं सिक्कों के ऊपर। उसके अलावा एक ही राजा के बहुत सारे सिक्के, एक ही राजा के अगर बहुसंख्यक सिक्के मिल रहे हैं, बहुसंख्यक सिक्के, एक ही राजा के बहुत सारे सिक्के मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसने लंबे समय तक शासन किया है, लंबे समय तक शासन किया है, लंबे समय तक शासन। एक ही राजा के बहुत सारे सिक्के मिलते हैं, इसका मतलब उसने लंबे समय तक शासन किया है और उसके शासन में स्थिरता है, स्थिरता है, तभी वो लंबे समय तक शासन कर रहा है, राज कर रहा है और अलग अलग तरह के सिक्के जारी कर रहा है। तो इसीलिए जो अधिक से बहुसंख्यक सिक्के आएंगे, कई तरह के सिक्के आएंगे, तो समझ जाएंगे कि राजा ने जो है लंबे समय तक शासन किया है और उसके शासन में क्या थी, स्थिरता थी। अच्छा, अगर अगर अल्पसंख्यक सिक्के मिलते हैं, अल्पसंख्यक सिक्के, कम मात्रा में अगर सिक्के मिलते हैं किसी राजा के, तो इसका मतलब उस राजा का शासनकाल था जो क्या था, कम था, शासनकाल कम था, इससे मालूम चलता है। ठीक है, उसके अलावा मुद्राओं के ऊपर जो है चित्र बने हुए हैं, वो भी तत्कालीन जो है कला संस्कृति और साहित्य के बारे में हमें क्या देते हैं, जानकारी देते हैं। तो इस प्रकार सिक्कों से बच्चों बहुत सी जानकारी मिलती है हमें, उस समय की, तत्कालीन समय की जो शासन व्यवस्था है, उसके अलावा कला संस्कृति है और राजा का जो शासन है वो किस तरह से रहा है, इन सब की जानकारी हमें सिक्कों से प्राप्त होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 3 नंबर पे मोहरों की। अब अपन मोहरों की बात करते हैं। मोहर, देखिए मोहर क्या होती है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें, मोहर यानी सील। सील, देखिए आप जब भी आप स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो वहाँ से आपको कोई भी दस्तावेज मिलता है, मान लो आपको मार्कशीट मिल रही है, आपको अगर मार्कशीट मिलती है तो मार्कशीट के पीछे की तरफ या मार्कशीट में नीचे की तरफ यहाँ पर प्रिंसिपल के या फिर प्राचार्य के साइन होते हैं, और साइन के नीचे सील लगती है उस संस्था की, लगाई जाती है। तो सील लगने का मतलब है कि आपका वो दस्तावेज क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। सील क्यों लगाई जाती है, सील जो होती है वो दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए, यानी कि मोहर दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए लगाई जाती है। तो अब भी हम मोहरों को इसी काम में लेते हैं, और प्राचीन काल में भी जो मोहरें थी वो इसी काम में आती थी कि दस्तावेजों को, जो दस्तावेज है उनको क्या कर दिया जाए, प्रमाणित कर दिया जाए, राजा के द्वारा प्रमाणित कर दिया जाए, इसीलिए मोहरें बनाई जाती थी।
अब जो मोहर होती थी, उस मोहर के ऊपर क्या होता था, किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है, उसके हस्ताक्षर हो सकते हैं, किसी सामंत के हो सकते हैं, नरेश के हो सकते हैं, कोई व्यापारी के हो सकते हैं, किसी पदाधिकारी के हो सकते हैं। ये सब क्या है, ये सील के ऊपर बने हुए हो सकते हैं। अच्छा, अब इन मोहरों से भी जो है उस समय की कला के ऊपर हमें जानकारी मिलती है। अगर अपन बात करें सबसे प्रसिद्ध जो मोहर की अगर बात करें, सबसे प्रसिद्ध मोहर की अगर अपन बात करें तो वो मोहर कौन सी है, पशुपतिनाथ की मोहर है। पशुपतिनाथ जिनको हम शिव कहेंगे। और पशुपतिनाथ की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, और यहीं से हमें प्राप्त हुई है पशुपतिनाथ की मोहर। पशुपतिनाथ इनको क्यों कहा गया है, क्योंकि चारों तरफ इनके पशु हैं, जानवर बनाए हुए हैं, इसलिए इनको पशुपतिनाथ कह दिया गया है। तो ये सबसे प्रसिद्ध मोहर है। अच्छा चलो मैं आपको मोहर बना के दिखाता हूँ। इस तरह से मोहर है ये, यहाँ से खंडित है ये। अब तो इसको सैल खड़ी से चिपका करके सही कर दिया गया है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में खुदाई के अंदर ये इस तरह की मिली थी। अब इसको जो है सैल खड़ी से चिपका करके चौरस बना दिया है पूरा। इस तरह से मोहर है। यहाँ पर ऊपर कुछ इस तरह से सैंधव लिपि में कुछ लिखा हुआ है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस तरह से कुछ अक्षर अंकित हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है मछली बनी हुई है एक, ये इस तरह से मछली बनी हुई है। यहाँ पर बात करें तो 4 पशुओं के चित्र है, हाथी है, गेंडा है, भैंसा है और व्याघ्र है। इस तरह से यहाँ पर 2 हिरण है, 2 हिरण बने हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बीच में एक व्यक्ति, इस तरह से उसके सिर पे सींग है और इस तरह से ये व्यक्ति है। और ये व्यक्ति जो है इस तरह से बैठा है, इसके हाथ यहाँ रखे हुए हैं। ठीक है, ये पशुपतिनाथ की मोहर है, इस तरह से बनी हुई है। तो पशुपति क्यों कहा गया है इनको, इनको पशुपति इसलिए कहा गया है क्योंकि पशुओं के पति, चारों तरफ पशु ही पशु है। देखो हाथी, भैंसा, गेंडा, व्याघ्र, हिरण, मछली, पशु ही पशु, इसलिए इनको पशुपति कह दिया गया। दूसरा, इनको आद्य शिव भी कहा गया है, आद्य शिव। तो शिव का सबसे पहला, भगवान शिव का सबसे पहला जो प्रमाण है भारत के अंदर, वो ये पशुपतिनाथ की मोहर है, जो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर सैंधव लिपि लिखी हुई है, सैंधव लिपि में यहाँ लिखा हुआ है कुछ, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि ये लिपि कैसी है, चित्राक्षर लिपि है। चित्राक्षर चित्रों के माध्यम से अक्षर है ये। भाव चित्रात्मक भी आप इसको कहते हो, इसको बुस्ट्रोफेदन लिपि बोलते हैं, क्योंकि ये चित्र के रूप में अक्षर है, भाव चित्र हैं, ये भाव प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक है, तो ये सबसे प्रभावशाली मोहर है भारतीय इतिहास में, जिसे आप कहते हैं पशुपतिनाथ की मोहर। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो आपके बसाड़ जो है वैशाली के अंदर है, और वैशाली कहाँ है, बिहार के अंदर है। एक स्थान है बसाड़ जो कि वैशाली के अंदर है, और वैशाली कहाँ है, वैशाली बिहार के अंदर है। स्थान है एक जिसका नाम है, बिहार में एक स्थान, इसका नाम है वैशाली। तो यहाँ से मिट्टी की मोहरें मिली है 274। कैसी मोहरें मिली है, मिट्टी की मोहरें। बसाड़ से कैसी मोहरें मिली है, मिट्टी की मोहरें मिली है। और ये मिट्टी की मोहरें जो है, ये हमें श्रेणी का सूचक है, एक तरह से श्रेणी का सूचक है, यानी श्रेणी की जानकारी देती है। श्रेणी क्या होता है, श्रेणी एक व्यापारिक संगठन होता है। व्यापारिक संगठन को क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। व्यापारिक संगठन है जिसके अंदर व्यापारी हो सकते हैं, साहूकार हो सकते हैं, माल ढोने वाले लोग हो सकते हैं, ये सभी मिलकर के श्रेणी कहलाते हैं। ठीक है, इन सब की जानकारी मिलती है। तो इस तरह से ये जो प्राचीन मोहरें हैं, ये भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में काफ़ी मदद करती है। पशुपतिनाथ की जो मोहर है वो उस समय की धार्मिक आस्था को प्रदर्शित करती है, साथ ही जानवरों के प्रति प्रेम को भी दर्शाती है। ठीक है, और इस तरह से ये सारी जो मोहरें प्राप्त हुई है, ये सारी मोहरें हमें उस समय की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति है, धार्मिक स्थिति है और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी देती है। अब अपन आगे चलते हैं और कुछ एक कलाकृतियाँ हैं उनके बारे में अपन जानकारी लेते हैं कि कलाकृतियाँ कौन कौन सी है। 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। अब अपन चलते हैं कलाकृतियों पर कि कौन कौन सी कलाकृतियाँ जो है वो भारतीय इतिहास को जानने में हमारी मदद करती है। कलाकृतियों की अगर अपन बात करें तो अपन बात करेंगे भित्ति चित्रों की बात करेंगे, अपन मूर्तियों की बात करेंगे, उसके अलावा अपन खिलौनों की बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें भी क्या है, भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई है, और इनसे भी हमें भारतीय इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, प्राचीन काल में जो मूर्तियाँ होती थी वो धातु की मूर्तियाँ, उसके अलावा पाषाण की मूर्तियाँ हैं, पत्थर से बनी हुई मूर्तियाँ, उसके अलावा मृण मूर्तियाँ हैं यानी मिट्टी की मूर्तियाँ हैं। तो इन सब से कला के विकास की जानकारी मिलती है अपने को। उसके अलावा तत्कालीन समय के धर्म की जानकारी मिलती है, संस्कृति की जानकारी मिलती है, आभूषण किस प्रकार के वो पहनते थे उसकी जानकारी मिलती है, परिधान यानी कपड़े किस प्रकार के पहनते थे उसकी अपने को जानकारी मिलती है। ठीक है, अब अपन कपड़ों की अगर बात करें तो देखिए मातृदेवी की मूर्ति मिली है अपने को, एक मातृदेवी की मूर्ति।
मातृ देवी की मूर्ति की अगर बात करें तो मातृ देवी की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है अपने को? सिंधु सभ्यता से मिली है। सिंधु सभ्यता से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो मातृ देवी की जो मूर्ति है वो हमें उस समय जो है मातृ सत्तात्मक परिवार की जानकारी देती है कि मातृ शक्ति की उस समय पूजा हुआ करती थी, जो कि धर्म का एक अंग माना जाता था। उसके अलावा मोहनजोदड़ो से जो है मोहनजोदड़ो से क्या मिली? मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति मिली है। योगी की मूर्ति, पुरोहित की योगी की मूर्ति मिली है, जिसके सर के ऊपर जो केस सजा की हुई है इस तरह से, ये इस तरह से मिली है ना। बाल जो है वो इस तरह से चोटी की हुई मिली है बालों में पीछे की तरफ, ये ऐसे पुरोहित की मूर्ति मिली है। हाँ, यहाँ पर एक पटका सा डाला हुआ है, शॉल जैसा लग रहा है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है शॉल पहना हुआ है इसने। तो ये ऐसा माना गया है कि विद्वान जन है, धर्म के प्रति माना गया है। इसको पंडित की मूर्ति भी कह देते हैं, योगी की मूर्ति भी कह देते हैं। तो उस समय की धार्मिक स्थिति की जानकारी भी देती है ये मूर्ति। उसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, नर्तकी की मूर्ति 3 बताई मैंने आपको। एक तो मातृ देवी की मूर्ति बताई है, एक मोहनजोदड़ो से योगी की मूर्ति मिली है, उसके अलावा एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांसे की बनी हुई है। नर्तकी की मूर्ति किसकी बनी हुई है? कांसे की बनी हुई है, ठीक है। नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति है ये। तो ये मूर्ति भी उस समय कला की जानकारी देती है, नृत्य कला की जानकारी थी उन लोगों को, जिससे हमें जानकारी मिलती है। उसके अलावा मौर्य काल की अगर अपन बात करें तो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिली है। अगर हम मूर्ति की बात कर रहे हैं, मूर्ति कला की, तो मौर्य काल में अगर बात करें तो मौर्य काल के अंदर यक्ष की और यक्षिणी की ये मूर्ति फेमस है, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, जो कि उस समय की प्रचलित लोक धर्म का संकेत देती है। उसके अलावा मथुरा शैली है, गांधार शैली है, जो कि सातवाहन और कुषाण काल के समय प्रचलित थी। उसके अलावा इन गांधार और शैली के ऊपर आपको पश्चिम का प्रभाव भी दिखाई देता है, मूर्तियों के ऊपर यूनानी प्रभाव भी दिखाई देता है, ठीक है। गुप्त काल की मूर्तियों की बात करें तो गुप्त काल के अंदर विष्णु की मूर्ति है, शिव की मूर्ति है, पार्वती है, ब्रह्मा है। ये सारी सुंदर मूर्तियां हमें आपके गुप्त काल के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें, चलो गुप्त काल लिख लेते हैं। गुप्त काल की मूर्तियों की बात करें तो गुप्त काल के अंदर आपको देखो विष्णु की मूर्ति मिलती है, शिव की मूर्ति मिलती है, पार्वती की मूर्ति मिलती है, ब्रह्मा की मूर्ति मिलती है, ठीक है। तो ये सारी मूर्तियां कहाँ मिलती है? आपको गुप्त काल के अंदर मिलती है। उसके अलावा आपका अपन बात करें सारनाथ की, तो सारनाथ के अंदर धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति मिलती है। धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा के अंदर कौन बैठे हैं? महात्मा बुद्ध बैठे हैं। तो बुद्ध की मूर्ति मिलती है अपने को, जो कि अपने को एक तरह से आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है ये मूर्ति, ठीक है। उसके अलावा चोल काल के अंदर नटराज की कांसे की मूर्ति मिली है। चोल वंश जो कि दक्षिण भारत का वंश है, चोल काल के अंदर नटराज की मूर्ति मिली है। नटराज यानी शिव, तांडव मुद्रा में शिव, नृत्य करते हुए शिव, नटराज की मूर्ति मिली है, जो कि कांसे की बनी हुई है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है कलाकृतियां, ये हमें उस समय की कला की जानकारी हमें देती है। उसके अलावा शैल चित्र मिले हैं कलाकृतियों में। अगर बात करें शैल चित्रों की, शैल चित्र क्या होते हैं? शैल चित्र का मतलब है ऐसे चित्र जो कहाँ बने हुए हो? जो गुफाओं पर बने हुए हो। गुफाओं पर बने हुए जो चित्र होते हैं वो क्या कहते हैं? शैल चित्र कहते हैं। तो शैल चित्रों के अंदर 3 देश प्रमुख लोकप्रिय है। एक तो है आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफी बड़ी मात्रा के अंदर शैल चित्र मिले हैं। दूसरे स्थान पे बात करते हैं अपन दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका पे भी काफी शैल चित्र मिले हैं। और विश्व में तीसरे स्थान पे आता है अपना भारत में भी। तो ये 3 ऐसे देश हैं जहां पर बड़ी संख्या के अंदर जो है शैल चित्र मिले हैं। पहला नंबर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे दक्षिण अफ्रीका और तीसरा आता है अपना भारत, यानी शैल चित्रों में संपन्नतम देश है ये, ठीक है। अब देखिए भारत की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक जगह है, मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है भीमबेटका गुफा है। और इस भीमबेटका गुफा को जो है वो शैल चित्रों का खजाना कहते हैं। शैल चित्रों का क्या कहलाता है? खजाना। शैल चित्रों का खजाना कहलाता है कौन सा? भीमबेटका की गुफा। और ये भीमबेटका गुफा जो है इसके अंदर चित्र मिले हैं वो बड़े ही टूटे फूटे चित्र हैं, एकदम स्पष्ट नहीं है, चित्र स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। किस तरह के चित्र हैं? टूटे फूटे चित्र हैं, यानी कि दीवारों के ऊपर इस तरह से, मान लीजिए कोई पशु है, ये इस तरह से ऐसे, इस तरह से कोई टूटा फूटा सा चित्र, ये कोई व्यक्ति बनाया हुआ है तो इस तरह से ये चलता हुआ ऐसे, या फिर कोई ऐसे दौड़ता हुआ व्यक्ति, ये इस तरह से, ये ऐसे चित्र बने हुए मिले हैं। ये इस तरह के टूटे फूटे चित्र मिले हैं अपने को भीमबेटका गुफाओं के अंदर, यानी कि चपल पशु यानी भागते हुए पशु के चित्र मिले हैं। उसके अलावा शिकारी के चित्र मिले हैं, शिकार करते हुए के, ठीक है। परशु हाथ में लिए हुए मनुष्य के चित्र मिले हैं। तो ये सारे चित्र हमें कहाँ मिलते हैं? भीमबेटका गुफाओं से मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान की अगर अपन बात करें, शैल चित्रों के अंदर राजस्थान भी कम नहीं है। शैल चित्रों में अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपने एक जगह का नाम सुना होगा, बैराठ।
और बैराट के अंदर विराटनगर की जो जो विराटनगर है, वर्तमान में विराटनगर कहेंगे आप, प्राचीन नाम बैराट है, जयपुर के अंदर स्थित है। और यहाँ पर जो है आप कहेंगे कि शैलाश्रयों का भंडार मिला है। शैलाश्रय, शैलाश्रयों का भंडार। और विराटनगर के अंदर देखिए पहाड़ी है, तीनों पहाड़ियों के नाम आपको पता होंगे, भीम डूंगरी, एक है बिजक डूंगरी और एक है गणेश डूंगरी। ये 3 पहाड़ियाँ हैं और इन 3 पहाड़ियों के ऊपर जो है लगभग 250 के लगभग शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से शैल चित्र हैं। इन शैल चित्रों से भी हमें उस समय की, तत्कालीन समय की जो कला है, इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके अलावा अजंता है, अजंता गुफा है, अजंता गुफाओं के अंदर से बहुत सारे चित्रकला के प्रमाण मिले हैं, जिसमें बुद्ध के महाबी निष्क्रमण की घटना है। महात्मा बुद्ध ने जब घर छोड़ा था, महाबी निष्क्रमण, तो उसके चित्र भी जो है अजंता गुफा के अंदर मिले हैं। उसके अलावा मरणासन राजकुमारी का चित्र है अजंता गुफा के अंदर। ठीक है, साथ में ही जब महात्मा बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया और त्यागने के बाद जब वो वापस आए, तो अपनी पत्नी यशोधरा और अपने बच्चे राहुल से मिलन का चित्र जो है वो भी अजंता गुफा के अंदर है। ठीक है, तो ये सारी कलाकृतियाँ जो है ये भी हमें तत्कालीन समय के इतिहास की जानकारी देती है। ठीक है बच्चों, भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत 5वें स्रोत अपन पढ़ रहे हैं, इसमें है स्मारक और भग्नावशेष। देखिए स्मारक क्या होते हैं? स्मारक के अंदर कोई भी इमारत हो सकती है। ठीक है, कोई भी इमारत हो सकती है, कोई मंदिर हो सकता है, कोई भवन हो सकता है, कोई बड़ी इमारत हो सकती है। ठीक है, कोई सभा भवन हो सकता है। और भग्नावशेष का मतलब है कि खंडित, भग्नावशेष का मतलब है कि खंडित अवशेष, खंडित रूप से अगर अपने को कोई इमारत मिलती है तो भग्नावशेष कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई पुराना मंदिर मिल गया और टूटी फूटी जर्जर अवस्था में है, तो वो भग्नावशेष कहलाएगा। ठीक है, या खुदाई के अंदर कोई इस तरह की चीज़ मिल गई जो कि खंडित है, टूटी फूटी है, तो वो भी भग्नावशेष कहलाएगा। तो स्मारक और भग्नावशेषों के अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं। और स्मारक और भग्नावशेषों के अंदर अपन सबसे पहले बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो अपने को 4 स्मारक मिले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता के अंदर 4 स्मारक अपने को प्राप्त हुए हैं, इसमें अपन बात करते हैं। देखो एक एक की बात करते हैं। एक तो है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो हमें कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में वर्तमान में सिंध प्रांत में स्थित है, यहाँ से विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो वो है विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार यानी अन्न को सहेज के रखने वाले बड़े बड़े धान के कोठे मिले हैं, विशाल अन्नागार दूसरी सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तीसरी विशाल या बड़ी इमारत की बात करें तो वो है आपके गोदी या डॉक यार्ड। गोदी कह दीजिए, चाहे आप इसको डॉक यार्ड कह दीजिए, या फिर आप इसको बोले तो बंदरगाह भी कह सकते हैं। बंदरगाह यानी कि ऐसे स्थान जहाँ पर जहाज आकर रुकते हैं, माल जहाज में चढ़ाया और उसमें जो माल है उसको उतारा, तो ऐसा जो स्थल होता है उसको क्या बोलेंगे? बंदरगाह बोलेंगे। अंग्रेजी में कहें तो डॉकयार्ड, और इसको गोदी भी बोलते हैं। तो तीसरी जो इमारत है सिंधु सभ्यता की बड़ी इमारत, वो कौन सी है? हमारी गोदी या डॉकयार्ड है, जो कहाँ स्थित मिल है? लोथल के अंदर स्थित है। लोथल कहाँ है? गुजरात के अंदर है। लोथल गुजरात में मिलने वाला सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। और जैसा कि हमें पता है कि गुजरात से समुद्र की सीमा लगती है, हिंद महासागर की सीमा लगती है, तो लोथल जो है वो बंदरगाह इसीलिए बना क्योंकि लोथल जो है वो समुद्र के किनारे स्थित है और गुजरात का प्राचीनकालीन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। तो तीसरी इमारत ये हो गई। और चौथी इमारत बच्चों आप सब जानते होंगे, धोलावीरा। अभी पीछे भी ये चर्चा में रहा है धोलावीरा। धोलावीरा से विशाल स्टेडियम प्राप्त हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्टेडियम। सिंधु घाटी सभ्यता के स्टेडियम की बात करें तो धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा भी गुजरात के अंदर है। और अभी पीछे ही भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर धोलावीरा के अंदर वर्तमान में भी एक बड़ा स्टेडियम बनाया है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जिसका निर्माण किया है धोलावीरा के अंदर, जो भी कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। और प्राचीनकालीन स्टेडियम के प्रमाण भी कहाँ से मिलते हैं? धोलावीरा से मिलते हैं। ठीक है, तो 4 ऐसी इमारतें हैं जो कि प्राचीनकालीन इतिहास के स्रोत के रूप में, हम स्मारक के रूप में हम इनको पढ़ते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें मौर्य काल की, तो मौर्य काल में अगर हम स्मारकों की बात करें, मौर्य काल में अगर स्मारकों की बात करें तो मौर्य काल के अंदर देखिए कुम्भरहार, ये स्थान है कुम्भरहार। और कुम्भरहार कहाँ है? पटना के अंदर है। कुम्भरहार पटना में स्थित है। और यहाँ से मौर्यकालीन राजप्रसाद मिले हैं। मौर्यकालीन राजप्रसाद, प्रसाद नहीं प्रासाद, मौर्यकालीन राजप्रासाद यानी कि मौर्यकालीन दरबार या राजमहल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं कुम्भरहार पटना से, जिनके भग्नावशेष मिले हैं यहाँ से, टूटी फूटी अवस्था मिले हैं। लकड़ी के काष्ठ कला की जानकारी मिलती है अपने को, काष्ठ कला, क्योंकि लकड़ी के हैं ये। लकड़ी के जो भवन मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? आपके कुम्भरहार पटना से मिले हैं। और कब के हैं वो? मौर्यकालीन समय के हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए उसके अलावा अपन बात करते हैं बिहार के अंदर। बिहार के अंदर आपके गया, बिहार में गया है। और इस गया के अंदर ही क्या है कि बाराबर और नागार्जुन की पहाड़ियाँ हैं। बाराबर और नागार्जुन,
नागार्जुन, बाराबर और नागार्जुन की पहाड़ियाँ, नागार्जुन की क्या है, पहाड़ियाँ हैं। और इन पहाड़ियों से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, गुहा आवासों के, गुहा आवास, गुफाओं में रहने के प्रमाण मिले हैं यहाँ से। तो गुहा आवास है तो ये भी एक तरह की इमारत के अंदर ही आएंगे, स्मारक के अंदर ही आएंगे। तो इनसे भी क्या होता है, हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने की क्या स्रोत है ये, क्या आपके बिहार में बाराबर और नागार्जुन की पहाड़ियाँ और जिनमें मिले हुए गुहा आवास, इनको आप कह सकते हो। उसके अलावा अगर अपन बात करें गुप्त काल की, तो गुप्त काल के अंदर अधिकतर वैष्णव धर्म का प्रसार प्रचार था। गुप्त काल के अंदर अगर अपन स्थापत्य कला या स्मारकों की बात करें तो गुप्त काल के अंदर एक तो मंदिर निर्माण बहुत ज़्यादा हुआ था, मंदिरों का निर्माण बहुत हुआ था। दूसरा, गुप्त काल के अंदर विष्णु की पूजा की जाती थी, विष्णु की पूजा की जाती थी गुप्त काल के अंदर, है ना। ऐसा माना गया है कि गुप्त वंश जो शासक थे वो विष्णु के उपासक थे, ठीक है। तो गुप्त काल के अंदर मंदिरों का निर्माण बहुत सा किया गया। उसके अलावा अगर अपन बात करें स्तूपों की, तो भरूच का स्तूप है, पहले ही बात कर चुके हैं, है ना, जहाँ बौद्ध भिक्षु की अस्थियों को दफन किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, उनको स्तूप बोलते हैं। बोध गया का स्तूप है, सांची का स्तूप है ना। ये सब शुंगकालीन कला की जानकारी देते हैं। शुंग काल के अंदर ही ये सब बने थे, स्तूपों का निर्माण उन्होंने करवाया था, तो ये शुंगकालीन कला की हमें जानकारी देते हैं, ठीक है। तो ये स्मारक और भग्नावशेष हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें खजुराहो की, खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, खजुराहो के मंदिर, और इन मंदिरों के अंदर जो है, इन खजुराहो के मंदिरों के अंदर जो है बड़े ही अश्लील, खजुराहो के मंदिर के अंदर जो है अश्लीलता हमें दिखाई देती है। वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, वहाँ की जो मूर्ति निर्माण कला है, उसके अंदर अश्लीलता दिखाई देती है। तो इससे ऐसा लगता है कि उस समय का समाज कैसा हो गया था, समाज का पतन हो चुका था और नैतिक पतन भी हो गया था। नैतिक पतन, नैतिक और सामाजिक रूप से ऐसा माना जाता है कि उस समय पतन हो गया था समाज का, इसीलिए इस तरह की कला का वहाँ पर प्रसार हुआ खजुराहो के अंदर। उसके अलावा अगर अपन बात करें अंगकोर वाट, अंगकोर वाट का मंदिर, अंगकोर वाट का मंदिर, अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ है, अंगकोर वाट का मंदिर कंबोडिया के अंदर है, कंबोडिया के अंदर है अंगकोर वाट का मंदिर। तो ये मंदिर भी हमें प्राचीन समय की जानकारी देता है, क्योंकि कंबोडिया का जो अंगकोर वाट का मंदिर है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है कि इसकी जो दीवारें हैं, उन दीवारों के ऊपर जो है रामायण की कथाएं लिखी हुई है, रामायण की कथाएं। कंबोडिया का जो अंगकोर वाट का मंदिर है, इसकी दीवारों के ऊपर रामायण की कथाएं लिखी गई है, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है। उसके अलावा बोरोबुदुर, बोरोबुदुर कहाँ है, जावा के अंदर है, ठीक है, जावा के अंदर बोरोबुदुर है। और बोरोबुदुर जो है वो क्या है, वहाँ पर एक बौद्ध स्तूप है, बौद्ध स्तूप, विशाल बौद्ध स्तूप वहाँ पे बना हुआ है। और वहाँ का जो मंदिर है वो भी क्या है, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का एक स्मारक माना जाता है बोरोबुदुर। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत तो है ही, भारत के अलावा भी जो दूसरे स्थान है वहाँ पर भी क्या है, भारतीय इतिहास के स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि वहाँ के जो स्रोत हैं इतिहास जानने के, उनमें कहीं ना कहीं भारत का वर्णन वहाँ मिलता है। जैसे अंकोर वाट का जो मंदिर है उसमें देखो रामायण की कथाएं मिलती है। उसके अलावा बोरोबुदुर जावा के अंदर जो मंदिर है, इसके वहाँ पर बौद्ध स्तूप और मंदिर मिलते हैं, तो वो भारतीय शैली से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, भारतीय संस्कृति की छवि उनमें कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो इस तरह से ये स्मारक और भग्नावशेष हैं, इनसे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के विषय में स्रोत और जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। उसके अलावा अपन एक मृद भांड और रह गए, उसके बारे में बात करते हैं। मृद भांड, मृद भांड देखिए, मृद भांड क्या होते हैं, मृद का मतलब होता है मिट्टी और भांड का मतलब बर्तन, यानी मिट्टी से बने हुए बर्तन क्या कहलाते हैं, मृद भांड कहलाते हैं, ठीक है। तो मृद भांडों से भी जानकारी कैसे प्राप्त होती है, कि देखिए प्राचीन समय से ही जो मृद भांड बनते हुए आ रहे हैं, और इन मृद भांडों में लोग क्या करते थे, अनाज को सहेज के रखते थे, अनाज को रखते थे, पानी रखते थे, इनके अंदर जल का संग्रहण करते थे, साथ ही अनाज का संग्रहण भी इनमें किया जाता था। इन मृद भांडों के अंदर अनाज का संग्रहण किया जाता था, है ना। अनाज का संग्रहण जब इनको इनमें करते थे तो इनको क्या बोलते थे, कोठी, कोठी या सोहरे इनको कहा जाता था, कोठी या सोहरे इनको कहा जाता था। तो ये मृद भांड, अब ये मृद भांड भी बहुत बड़ी संख्या मिले हैं और अलग अलग तरह के मिले हैं। तो मृद भांडों के जो प्रकार है वो 4 मिलते हैं अपने को। एक तो मिलते हैं गेरुए, कलर मिले हैं इनके अलग अलग। एक तो मिले हैं गेरुए रंग के मृद भांड, उसके अलावा मिले हैं आपको काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं। और उसके बाद मिलते हैं आपके देखिए चित्रित धूसर मृद भांड, चित्रित धूसर, चित्रित धूसर मृद भांड। और चौथे नंबर पर अगर बात करते हैं तो काले चमकीले, काले चमकीले मर्द भांड। तो इस तरह से 4 प्रकार के अपने को मर्द भांड मिले हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है गेरिक या गेरुए रंग के मर्द भांड, ठीक है। तो ये कहाँ प्राप्त हुए हैं, ये आपके ऊपरी गंगा घाटी के जो क्षेत्र है, ऊपरी गंगा घाटी के जो क्षेत्र हैं, वहाँ से अपने को इस प्रकार के मृद भांड मिलते हैं और ग्राम्य जीवन की जानकारी देते हैं, ग्राम्य जीवन,
तो मृदभांड जो होते हैं वो क्या बताते हैं, वो समाज की स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। समाज में ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, इसको प्रदर्शित करते हैं मृदभांड। मृदभांड के रंगों से और उनको बनावट से पता चलता है कि भाई उस समय का तत्कालीन जो जीवन था उसमें लोग किस तरह के थे, अमीर वर्ग थे, गरीब वर्ग था। एक ही क्षेत्र में अलग अलग तरह के मृदभांड मिल रहे हैं, इसका मतलब समाज के अंदर असमानता मिलती है ना, कहीं पर अमीर कहीं पर गरीब। तो इससे पता चलता है कि समाज के अंदर वेरिएशन था, कहीं अमीर थे कहीं गरीब थे। तो मृदभांडों से हमें तत्कालीन समय की सामाजिक स्थिति के बारे में, रहन सहन के बारे में जानकारी मिलती है कि लोग किस तरह से रहते थे। तो इसमें देखिए जो गेरुआ रंग के मृदभांड मिले हैं वो उत्तरी गंगा घाटी क्षेत्र के अंदर मिले हैं, गंगा घाटी के आसपास मिले हैं, और वो ग्राम्य जीवन की जानकारी देते हैं, ग्रामीण जीवन की जानकारी हमें देते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं काले लाल इनको कृष्ण लोहित मृदभांड भी बोलते हैं। कृष्ण लोहित, है ना, लोहित का मतलब लहू जैसा, लहू कैसा होता है, लाल होता है, और कृष्ण का मतलब काला, तो काले लाल, काले लाल रंग के मृदभांड है, इनको कृष्ण लोहित मृदभांड भी कहते हैं। और इनका जो विस्तार मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है, यानी काले लाल रंग के मृदभांड है ना वो काफ़ी मात्रा में मिले हैं। भारत के अंदर अपन बात करें तो गुजरात है, गुजरात है, उसके अलावा कच्छ है, गुजरात में कच्छ है, गुजरात में आहड़ है, सॉरी आहड़, जो कि अपने राजस्थान का स्थल है आहड़, उदयपुर के अंदर, तो आहड़ है, आहड़ से प्राप्त होते हैं काले लाल मृदभांड। ठीक है, तो ये इस तरह से ये स्थल है जहाँ से अपने को ये काले लाल रंग के मृदभांड प्राप्त होते हैं, और अधिकतर जो मृदभांड है वो काले लाल रंग के ही मिलते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं आपके चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित यानी इनके ऊपर चित्र बने हुए थे, चित्र बने हुए, तो इसका मतलब ये है कि ये कला का प्रदर्शन करते हैं, उस समय के तत्कालीन कला के बारे में जानकारी देते हैं। उसके अलावा चित्रित अवस्था में है तो इसका मतलब वहाँ के जो लोग थे वो संपन्न लोग थे, तो संपन्नता का भी ये परिचय देते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। तो ये कहाँ से मिले हैं अपने को, पंजाब से मिले हैं, हरियाणा से मिले हैं, हरियाणा से मिले हैं, उसके अलावा उत्तरी राजस्थान से मिले हैं, है ना, ये सारी जगहों से जो है ये चित्रित धूसर धूसर मृदभांड हमें मिले हैं। और उसके बाद में आते हैं आपके काले चमकीले मृदभांड। काले चमकीले मृदभांड जो है वो भी हमें कई भारत के कई स्थानों से मिले हैं। उत्तरी काले चमकीले, इनको उत्तरी काले चमकीले मृदभांड कहा जाता है, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। क्यों? क्योंकि ये उस समय की जो सांस्कृतिक जीवन है, सांस्कृतिक, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड है वो उस समय के सांस्कृतिक जीवन और प्राचीन भारतीय जो इतिहास है उसमें नगरीय क्रांति का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और इसका जो नगरीय क्रांति का जो चरम अपन कह सकते हैं वो मौर्य काल, मौर्य काल क्या था, इसके चरम का काल था। यानी कि मौर्य काल के अंदर इस तरह के मर्दभांड बहुत ज़्यादा प्रचलन में थे, उत्तरी काले चमकीले मर्दभांड। ठीक है, मर्दभांडों की तरह ही क्या है कि बहुत से धातुओं के उपकरण हैं, वो भी हमें संस्कृति को समझने के अंदर हमारी मदद करते हैं। धातुओं के जो उपकरण हैं जैसे अलग अलग कालखंड है, जिसमें पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, तो इसके अंदर बहुत से औजार बने गए, अस्त्र शस्त्र बनाए गए, बर्तन का निर्माण हुआ। तो ये सब भी हमें क्या करते हैं कि उस समय की सांस्कृतिक विरासत को, संस्कृति को, समाज को क्रम से समझने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो ये भारतीय इतिहास के प्रमुख महत्वपूर्ण स्रोत हैं, और इन स्रोतों के अंतर्गत अपने पहले, सबसे पहले पुरातात्विक स्रोतों के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, और अब अपन पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं साहित्यिक स्रोत।